इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो एक साथ क्रूरता और करुणा दोनों की याद दिलाते हैं। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी में उतरेंगे, सम्राट अशोक। और उनका सफर कमाल का है, तलवार से धम तक का। सोचिए, एक ही राजा लेकिन पहचान दो, बिल्कुल अलग। एक को लोग कहते थे चंड अशोक, मतलब द फियर्स अशोका, क्रूर निर्दयी। और फिर वही राजा बन गया धम्म अशोक, मतलब शांति प्रिय, धार्मिक। अब सवाल तो यही उठता है ना कि ये कैसे हो सकता है, एक ही इंसान इतना कैसे बदल सकता है। तो बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। आखिर इतिहास का एक सबसे खूंखार विजेता शांति का प्रतीक कैसे बन गया? चलिए शुरू से शुरू करते हैं और इस कहानी की तह तक जाते हैं। तो इस बदलाव को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, मिलना होगा उस अशोक से जिसे दुनिया चंड अशोक के नाम से जानती थी। तो अशोक थे कौन? देखिए, वो मौर्य वंश के संस्थापक महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। मतलब विरासत तो बड़ी थी। राजा बनने से पहले तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर भी रहे। लेकिन पाटलिपुत्र का सिंहासन उन्हें आसानी से नहीं मिला। कहते हैं कि करीब 4 साल तक अपने ही भाइयों से संघर्ष चला और फिर जाकर 269 बीसीई में उनका राज्याभिषेक हुआ। तो शुरुआत से ही संघर्ष था। तो ये जो नाम है चंड अशोक, ये आया कहाँ से? ये कोई उन्हें दिया गया टाइटल नहीं था, ये उनकी पहचान बन गया था। ये नाम दिखाता था कि वो कितने एम्बिशियस थे, कितने कठोर थे, और युद्ध के लिए उनकी भूख वो कभी खत्म ही नहीं होती थी। कहा जाता है कि उनके शुरुआती राज में अशोक का नाम ही दहशत का दूसरा नाम था। अब अशोक अपनी ताकत के चरम पर थे। उनका साम्राज्य फैलता ही जा रहा था, सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने सिर्फ हिंदुस्तान का नक्शा नहीं बदला, बल्कि अशोक को अंदर से, उनकी आत्मा तक को बदल कर रख दिया। और वो मोड़ था कलिंग का युद्ध। चलिए उस समय में चलते हैं। साल था 261 बीसीई। जगह थी कलिंग, यानी आज का ओडिशा। यहीं पर वो जंग लड़ी गई जो अशोक के जीवन की सबसे बड़ी जीत तो बनी, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा अफसोस, सबसे बड़ा पछतावा भी बन गई। 1 लाख! सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जो कलिंग के युद्ध में मारे गए थे। और ये तो सिर्फ एक अंदाजा है, ये हमारे इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक था, इसमें कोई शक नहीं। और तबाही सिर्फ मरने वालों तक नहीं रुकी, उससे कहीं ज्यादा लोग घायल हुए, बंदी बना लिए गए। पूरा का पूरा कलिंग बर्बाद हो गया था, उजड़ गया था। और फिर कहानी का वो पल आता है। कहते हैं कि अशोक जब युद्ध के मैदान पर पहुंचे और अपनी ही जीत से हुई तबाही को देखा, लाशों के ढेर, रोते बिलखते लोग, तो उनका दिल दहल गया। वो विजेता सम्राट अंदर से टूट गया। और उसी एक पल में उन्होंने वो कसम खाई जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। और बस उस एक कसम के साथ ही चंड अशोक की कहानी खत्म हो गई। वो मर गया और उसकी राख से जन्म हुआ एक नए अशोक का, धम्म अशोक। ये सिर्फ नाम नहीं बदला था, ये एक पूरी की पूरी सोच बदल गई थी। ये शांति और नेकी के एक नए रास्ते की शुरुआत थी। तो युद्ध छोड़कर अशोक ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में सुकून पाया। और अब उनके राज के नए पिलर्स, नए स्तंभ क्या बने? 4 बातें। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, करुणा यानी कंपैशन, दया यानी मर्सी, और सत्य यानी ट्रुथ। अब जरा सोच कर देखिए, एक सम्राट जिसकी पूरी ताकत ही उसकी तलवार से थी, उसके लिए ये कितना बड़ा, कितना रैडिकल चेंज रहा होगा। तो इस तरह से धम्मशोक सिर्फ एक नया नाम नहीं रहा, ये राज करने का एक नया फिलॉसफी बन गया। अब साम्राज्य जोर जबरदस्ती से नहीं, तलवार से नहीं, बल्कि नैतिकता और शांति से चलना था। चंड अशोक का दौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अशोक ने इस नई सोच को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने इसे एक सरकारी पॉलिसी बनाया जिसे धम्म की नीति कहा गया। इसमें क्या क्या था? बड़ों का आदर करो, हिंसा मत करो, सबका भला सोचो। लेकिन जो सबसे बड़ी, सबसे रेवोल्यूशनरी बात थी, वो थी सभी धर्मों के लिए टॉलरेंस, सहिष्णुता। ये किसी एक धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि एक मॉरल कोड था, एक ऐसा धागा जिससे इतने बड़े, इतने डाइवर्स साम्राज्य को
एक साथ पिरोया जा सके। ठीक है, तो अशोक ने अपने विचार बदल लिए, अपनी पॉलिसी बदल ली, लेकिन जमीन पर इसका क्या असर हुआ? इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या था? चलिए अब अशोक की उस लेगेसी, उस विरासत पर नजर डालते हैं जिसका असर आज भी भारत और दुनिया पर महसूस होता है। देखिए, अशोक ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने काम करके दिखाया। उन्होंने इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए, यात्रियों के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, जेलों में बड़े रिफॉर्म किए। और तो और धम्मा महामात्र नाम के खास अफसर नियुक्त किए, जिनका काम ही था लोगों को नैतिकता और सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देना। और अशोक का मिशन सिर्फ अपने साम्राज्य तक नहीं था, वो इस शांति के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। और पता है इसके लिए उन्होंने किसे भेजा? किसी सेना को नहीं, अपने खुद के बच्चों को, उनके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा। सोचिए, राजकुमार और राजकुमारी थे, लेकिन वो भिक्षु बने और ये संदेश लेकर श्रीलंका तक गए। ये अपने आप में एक मिसाल है। अशोक की विरासत कितनी गहरी है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो हम रोज देखते हैं। सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है, उसके ऊपर बना वो शेरों वाला लायन कैपिटल, वही तो आज हमारे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल एम्ब्लेम। एक ऐसे राजा की निशानी जिसने शांति को अपनी सबसे बड़ी जीत माना। तो आखिर में अशोक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, इतिहास कितना अलग होता अगर हर राजा, हर शासक की सबसे बड़ी जीत जंग के मैदान में नहीं बल्कि खुद अपने अंदर होती।